अब हम कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई दो कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी का अध्ययन करेंगे। इन दोनों कविताओं के अध्ययन से पूर्व हमें कवि का कुछ प्रारंभिक परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। आइए हम सभी कवि कुंवर नारायण के बारे में, उनकी साहित्यिक विशेषताओं, रचना के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं तथा उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों पर एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों आइए, कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों, ये जो हम लोगों को जो हमारे पाठ्यक्रम में जो दो कविताएं हैं, ये इनके इसी काव्य संग्रह जो इन दिनों नामक काव्य संग्रह है, इसी से संकलित है। आत्मजयी नामक एक प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है उनका। आज और आज से पहले समीक्षा है और मेरे साक्षात्कार। बच्चों इतनी पुस्तकों को उन्होंने लिखा है और आप उनकी रचनाओं पर ध्यान देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है बच्चों कि कवि कुंवर नारायण ने अपनी लेखनी किसी एक विधा में न चला करके हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाओं को छूने का प्रयास किया है। जैसे उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखा है, तो कहानी संग्रह भी है उनका, समीक्षाएं हैं उनकी, निबंध संग्रह है और उन्होंने एक समीक्षा भी लिखी है। तो इस प्रकार एक हिंदी साहित्य में कवि कुंवर नारायण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हिंदी साहित्याकाश में उनका एक अपना विशिष्ट स्थान है। आइए एक बार फिर देखते हैं कि उन्हें उनके साहित्यिक सृजन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, प्रेमचंद्र पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैंने पहले भी आपको बताया है कि साहित्य जगत में अपनी अमूल्य सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पारितोषिक ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जो कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार से ही आप इस कवि की जो प्रसिद्धि है और साहित्य जगत में इनकी स्वीकार्यता है। अभी तक आपने कवि कुंवर नारायण की साहित्यिक उपलब्धियों, उनकी जीवन परिचय तथा उनके द्वारा प्राप्त उपहारों एवं पुरस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखी गई दूसरी कविता बात सीधी थी पर, जिसमें उन्होंने साहित्य जगत पर एक करारा व्यंग किया है। आज का साहित्यकार पांडित्य प्रदर्शन के लिए अपनी रचनाओं में जो कृत्रिमता का समावेश कर दे रहा है, जो क्लिष्टता भर दे रहा है, उसके कारण साहित्य बोझिल, उबाऊ और बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों के बोझ के कारण भाव प्रधान न होकर के शिल्प प्रधान साहित्य होता जा रहा है। और बच्चों, भाव प्रधान साहित्य ही जनता के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ता है। भाषा के बोझ तले, भाषिक प्रयोगों के बोझ तले दबी हुई कविता जनता के मन पर प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। तो इसीलिए साहित्यकार जगत की इस पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर करारा व्यंग करते हुए कवि बात सीधी थी पर कविता में अपनी बात को रखता है, जिसमें कवि ये कहना चाहता है कि
काव्य रचना सरल सहज शब्दों में की जानी चाहिए, जिससे कि कवि के हृदय से उत्पन्न भाव पाठक के हृदय में सहज ही संप्रेषित किए जा सके। जब भाषा आडंबरपूर्ण एवं क्लिष्ट शब्दों से बोझिल हो जाती है तो कवि जिस उद्देश्य की या जिस भाव के संप्रेषण के लिए साहित्य रचना कर रहा होता है उस उद्देश्य में असफल हो जाता है और कविता प्रभावहीन हो जाती है। अपनी बात की पुष्टि के लिए कवि ने बहुत ही सरल सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ एक सरल सा उदाहरण देता है। कविता की तुलना वो पेज से करता है और पेज से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार अगर एक पेज को हम पेचकस से धीरे धीरे खोलते हैं तो वो आसानी से खुल जाता है, परंतु यदि हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसको ज़्यादा तोड़ते मरोड़ते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और वह निष्प्रयोज्य हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसका कोई कार्य नहीं रह जाता। जिस काम को करने के लिए उसको लगाया जाता है वो अपना कार्य करने में असफल हो जाता है। तो इसी भाव को लेकर के कवि कुंवर नारायण ने अपनी ये कविता लिखी है, बात सीधी थी। आइए पहले हम सभी कविता का एक बार पठन करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या तो भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। बच्चों, अभी आपने जिस कविता को पढ़ा इसका सारा संदेश जो है कविता का मात्र इस पंक्ति में ही निहित हो गया है। तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही, यानी तमाशबीनों यानी तमाशा देखने वालों की, शाबाशी और वाहवाही यानी कोई भी साहित्यकार जब किसी साहित्य का सृजन करता है तो वो अपने सहयोगी या अपने वरिष्ठ या अपने काल के समकालीन साहित्यकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है इसको भी एक बहुत ध्यान देता है। और वह हर साहित्यकार यह चाहता है कि साहित्य जगत में उसकी वाहवाही हो, उसके साहित्य रचना की प्रशंसा की जाए, उसकी वाहवाही की जाए और इसी वाहवाही को, इसी प्रशंसा को सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए वह कविता लेखन के समय उसमें तरह तरह के भाषिक प्रयोग करता है। भाषिक प्रयोग का तात्पर्य अलंकार, छंद, इसके बाद भाषा शैली, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग, अन्य सभी प्रयोग ऐसे होते हैं, ऐसे करता है जिससे कि लोग उनके विद्वत्ता की वाहवाही करें। परंतु एक साहित्यकार को जो साहित्य सृजन में प्रवृत्त रहता है इस सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। वह उसे अपने हृदय के भावों को बहुत ही सरल एवं सहज शब्दों में पाठक एवं श्रोताओं को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कविता का पाठक कोई आवश्यक नहीं है कि वो बहुत ही अभिजात्य वर्ग का सदस्य हो, वो एक सामान्य पाठक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसे भाषा का बहुत ही सामान्य सा ज्ञान हो। कवि कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि बात बहुत ही सहज भाव से कविता लेखन करना चाहता है, बहुत ही सरल भाव थे जिनको सहज शब्दों के माध्यम से वो जनता तक या लोगों तक संप्रेषित करना चाहता था, परंतु भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। परंतु भाषा के अभिनव प्रयोग के चक्कर में उसमें अलंकार है, छंद है, ऐसे नवीन भाषिक प्रयोगों, गुण है, इन सब चीज़ों को, शब्द शक्तियाँ हैं, इन सब चीज़ों को ठूस ठूस करके भरने के चक्कर में
बात जो है, कवि जिस भाव को व्यक्त करना चाहता था वह भाव ही गौण हो गया। बच्चों, कविता या किसी भी साहित्य में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि कविता के भाव पक्ष किसी भी काव्य का की आत्मा होती है और उस कला पक्ष उसका शरीर होता है। तो बच्चों, बिना आत्मा के शरीर बेकार होता है। आप समझ सकते हो कि आत्मा के बिना यह शरीर निरर्थक है। तो यदि कविता में भाव ही नहीं रहेंगे तो उसकी क्लिष्टता, उसके अलंकार विधान, उसका छंद विधान, उसका बिंब विधान, प्रतीक विधान, इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता, कोई महत्व ही नहीं। अगर भाषा में भाव नहीं, कविता में भाव नहीं है तो ये सारे विधान होकर भी वह कविता निष्प्रयोजन है, निष्प्रयोज्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। वह जनता को आनंदित, कविता का मूल उद्देश्य है लोगों का मनोरंजन करना, लोगों को आनंद से आत्मविभोर कर देना। और कविता यदि इस उद्देश्य में सफल नहीं होती है तो वो कितनी भी उत्कृष्ट कविता क्यों न हो, लोग, जनता उस ऐसी कविता को या पाठक ऐसी कविता को पढ़ना नहीं चाहता। और जो कविता पाठकों का मनोरंजन न कर सके, उनको आनंद न दे सके, ऐसी कविता निष्प्रयोज्य है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि बात सीधी थी, यानी बात सरल थी, सीधे साधे शब्दों में उसे व्यक्त किया जा सकता था, परंतु भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गए। परंतु कवि ने अपने पांडित्य प्रदर्शन के लिए, अपनी विद्वत्ता प्रदर्शन के लिए उसमें इतने भाषिक प्रयोग किए कि बात जो है, भावों की सहजता समाप्त हो गई और उसका स्थान क्लिष्टता ने ले लिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। अब कवि क्या करता है, जो कविता में जो क्लिष्टता आ गई है उसके कारण कविता का भाव पक्ष गौण हो जाता है। तो अब वह अपनी गलती, जब उसे अपनी गलती समझ में आती है तो उस गलती को वो सुधारने का प्रयास करता है और इस सुधारने के चक्कर में वो भाषा को और भी उलटता पलटता है, तोड़ता मरोड़ता है, उसमें नए नए शब्दों का समावेश करता है, नए नए अलंकारों, छंदों, प्रतीकों, बिंबों या अन्य भाषिक प्रयोगों का जब वो और प्रयोग करता है तो कहते भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या तो भाषा से, कि वह जिस भाव को व्यक्त करने के लिए अपनी कविता लिख रहा था वह भाव श्रोता तक, पाठक तक संप्रेषित हो सके, परंतु वह इस कार्य में असफल हो जाता है। कहता है लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। अरे इससे भाषा के साथ कवि ने इतना प्रयोग किया कि भाषा तो बोझिल तर्कों के साथ, नवीन प्रयोगों के कारण बोझिल और क्लिष्ट हो गई। क्लिष्ट का समझ तात्पर्य कठिन, बहुत अधिक कठिन हो गई। और बात और भी, और भाव जो था, भाव को, वह भाषा इन भावों को वहन करने में असमर्थ हो गई। यानी जिस भाव को कवि श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता था, भाषा उस भाव को श्रोताओं तक पहुंचाने में असमर्थ हो गई। भाषा स्वयं के बोझ के तले ही दब गई। और वो बोझ कौन सा है? कठिन शब्दों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग, प्रतीकों, बिंबों या अन्य इस तरह के सभी भाषिक प्रयोग, जिसके कारण भाषा बोझिल हो जाती है। क्योंकि कविता में व्यक्ति सहज सरल शब्दों में अपने भावों को जब कवि व्यक्त करता है तो उसे लोग आनंद के साथ पढ़ते। बच्चों, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी सरलता के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना की है और एक कवि, संभवतः आप उनको न जानते होंगे, महाकवि केशवदास हैं। उन्होंने भी पूरी जिस तरह के रामचरितमानस में राम का चरित्र है, प्रबंध काव्य है, उसी तरह का प्रबंध काव्य केशव ने अपनी रामचंद्रिका में लिखा है। समूची रामचंद्रिका भी राम का ही उतना ही सुंदर चरित्र है। परंतु बच्चों, आज सामान्य जन को केशव का नाम भी नहीं याद है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में अवधी भाषा में, अवधी जो जनसाधारण की भाषा है, लोगों के बोलचाल की भाषा है, जो हमारे भोजपुरी के निकट है, ऐसी भाषा में अपनी साहित्य रचना की और इसके कारण तुलसीदास का रामचरितमानस जन जन के हृदय में स्थान पा सका। वहीं
केशव ने अपनी जो रामचंद्रिका लिखी है उसमें अलंकारों छंदों का ऐसा चक्रव्यूह उन्होंने बनाया है कि सामान्य जनता की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े साहित्यकारों के भी छक्के छूट जाते हैं केशव को पढ़ने के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यानी जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकारों को केशव समझ में नहीं आते हैं तो सामान्य जनता केशव को क्या समझ सकती है। इसी का परिणाम यह है कि आज केशव को जानने वाला, उनकी रामचंद्रिका को पढ़ने वाला मात्र विद्वत समुदाय ही है। सामान्य जन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सामान्य पाठक तो उनका नाम भी नहीं जानता है। तो यही बात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि हमें कविता रचना या साहित्य रचना में सामान्य भाषा, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, न कि अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहिए। कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी जो साहित्यकार है वो भाव के असली मर्म को समझ ही नहीं रहा है। ये आज की आधुनिक साहित्यकारों पर व्यंग है बच्चों, क्योंकि आज का साहित्यकार अपनी साहित्य किस लिए लिखा जाता था? साहित्य जो है अपने मन की भूख को शांत करने के लिए लिखा जाता था। कवि, पहले के जो कवि थे या साहित्यकार थे, वो साहित्य रचना कब करते थे? जब अंतः प्रेरणा होती थी, उनके मन में कोई भाव स्वतः उत्पन्न होता था, तो उस उत्पन्न हुए भाव को वो लिपिबद्ध करने के लिए बैठते थे। पुनः मैं एक उदाहरण आप सभी को देना चाहूंगी। आप लोगों ने 10th क्लास में एक कविता पढ़ी, एक चैप्टर पढ़ा होगा कि काश मैं क्यों लिखता हूँ। अगे ने एक शीर्षक से एक निबंध लिखा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। इसमें अगे ने लिखा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम विस्फोट हुआ था तो इस घटना को देख करके मैंने अनेकों बार उस पर कविता लिखने का प्रयास किया, परंतु मैं बैठ करके अनेकों बार अपने मन में ये धारणा बनाना चाहता था कि उस घटना पर मुझे कविता लिखनी है, परंतु मैं लिखने में असफल हो जाया करता था। कुछ समय बाद मुझे हिरोशिमा और नागासाकी जा करके वहाँ का जो वास्तविक स्थिति है उसे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी जापान यात्रा के दौरान मैं उन 2 स्थानों पर गया और वहाँ पत्थरों पर भाप बने हुए आदमियों के चित्र को देख करके कवि कहता है कि जब वहाँ जा करके मैंने उस भीषण त्रासदी को अपनी आंखों से देखा और उसके बाद मेरे हृदय में उस त्रासदी के कारण जो व्यथा उत्पन्न हुई, उस व्यथा के कारण ही मैं जब ट्रेन में लौट रहा था भारत, ट्रेन में ही मैंने अपनी पूरी कविता लिख डाली। अर्थात कवि साहित्य रचना कब करता है बच्चों? जब अंतः प्रेरणा होती है, जब उसके मन में कोई विचार बार बार उसको उद्वेलित करता है, बार बार उसको उकसाता है और उस भाव पर, उस विषय वस्तु पर कविता लिखने के लिए उसको प्रेरित करता है। साहित्य रचना सोच समझ करके या हम जब चाहें तब नहीं हो सकती है। वास्तविक साहित्यकार जो होते हैं वो स्वयं आत्मा की आवाज पर, आत्मा की पुकार पर साहित्य रचना करते हैं, तो उसमें आप किसी तरह की क्लिष्टता, वो अपने आत्मा की भूख को शांत करने के लिए साहित्य रचना करते हैं। इसलिए उनकी कविताएं या उनका साहित्य सहज एवं सरल होता है और जो लोगों का मनोरंजन करता है। परंतु आधुनिक साहित्यकार, आज का साहित्यकार वर्ग ऐसा है, उसे सम्मान, पुरस्कार और वाहवाही चाहिए होती है और इसलिए वो प्रयास पूर्वक साहित्य रचना में प्रवृत्त होता है। इस कारण वो इस तरह के त्रुटियां करता है। कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। क्योंकि मैं क्यों कवि ऐसा काम करता है? जैसे पेच का उदाहरण मैंने दिया कि कवि ने अपनी बात की पुष्टि के लिए एक सामान्य पेच का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से एक पेच को हम धीरे धीरे पेचकस से खोलते हैं तो वो आसानी से खुल जाता है, परंतु यदि हम उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो उसकी चूड़ी मर जाती है और फिर वो बेकार हो जाता है, निष्प्रयोज्य हो जाता है।
तो उसी तरह से कवि कह रहा है कि मैं भाषा को ठीक करने का उसे पेच की भांति और कसते जा रहा था, यानी और उसको क्लिष्ट बनाते जा रहा था और नए नए प्रयोग उस पर करता जा रहा था, जिसके कारण वो पेच की भांति, जैसे पेच की चूड़ी मर जाती है वैसे ही मेरे भाव की चूड़ी मर जाती है और वो भाषा में बेकार होकर के घूमने लगती है। यानी जिस भाव को संप्रेषित करना चाहता है कवि, उस भाव को संप्रेषित करने में भाषा असफल हो जाती है। और कवि कहता है क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। पर मैं ये कार्य क्यों कर रहा था? क्योंकि इस कार्य को करने के कारण मुझे विद्वत जनों की, जो बड़े साहित्यकार हैं, ऐसे लोगों की शाबाशी और वाहवाही मुझे मिल रही थी। इस कारण से मैं अपनी भाषा को क्लिष्ट और दुरूह बनाने का प्रयास कर रहा था। यद्यपि कि ये मेरी भूल थी। मुझे साहित्य रचना में भाव को प्रमुखता देनी चाहिए और जो भाव हमारे हृदय में जैसे उत्पन्न होते हैं उसको सहज रूप में मूर्त रूप देना चाहिए, तभी वो साहित्य सफल होता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, यह कविता मात्र ये संदेश देती, एक तो पहली प्राथमिकता कि ये आज के आधुनिक साहित्यकार वर्ग पर करारा व्यंग करती है, क्योंकि आज का साहित्यकार वर्ग अपने पांडित्य प्रदर्शन में विद्वत्ता का प्रदर्शन करना चाहता है। वह क्लिष्ट भाषा का प्रयोग इसलिए करता है ताकि उसे शाबाशी मिले, उसे वाहवाही मिले। वह उसका उद्देश्य शाबाशी और वाहवाही लूटना है, न कि जनता को एक श्रेष्ठ साहित्य, एक रुचिकर, एक हृदयग्राही साहित्य प्रदान करना, ये उद्देश्य हो जाता है। दूसरी बात कि कवि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा के साथ इतना खिलवाड़ करता है कि भाषा भावों को वहन करने में असमर्थ हो जाती है और वो प्रभावहीन हो जाती है, वो जनता को प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए जिस भाव को जनता तक पहुंचाना चाहता है, वह भाव जनता तक पहुंचाने में वो कविता असफल हो जाती है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि ये कहना चाहता है कि जब भाषा में अनावश्यक निरर्थक के प्रयोग किए जाने लगे तो भाषा भावों को वहन करने में असमर्थ हो गई और वो बेकार होकर के घूमने लगी। जिस भाव को व्यक्त करने के लिए कवि वह कविता लिख रहा था, वह भाव संप्रेषण में असफल हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न ताकत। ये स्थिति जो कील के उदाहरण के द्वारा बच्चों कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार कील जो है जबरदस्ती जब उसको ठोक दिया जाता है तो वो जो कार्य उसे करना चाहिए वो कार्य वो नहीं कर पाती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब भाषा को अनावश्यक बोझिल कर दिया जाता है तो भाषा को जो भाव पाठकों तक संप्रेषित करना चाहती है, भेजना चाहती है, वो भाव वह भेज नहीं पाती और इस प्रकार कविता प्रभावहीन, महत्वहीन हो जाती है, बेकार हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो कहते हैं ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न ताकत। यानी ऊपर से तो वो देखने में कविता लगती है परंतु उस कविता में कोई भाव ही नहीं रहता है, वो दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती है। बात ने जो एक शरारती, यहाँ पर मानवीकरण किया है, जैसे मानो जो भाव हैं वो एक बच्चे की भांति कवि से प्रश्न कर रहे हों। तो बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? बात का तात्पर्य यहाँ पर भावों को लेकर के है कि भाव जैसे मानो एक बच्चे की भांति से कवि से प्रश्न बार बार कर रहा हो कि क्या तुम अपनी बात को सहज सरल शब्दों में नहीं कह सकते? उसे इतना घुमाने फिराने, इतना क्लिष्टता कर देने की, इतना अनेक भाषिक प्रयोगों से भाषा को बोझिल करने की क्या आवश्यकता है? तुम अपनी बातों को सहज एवं सरल शब्दों में भी तो व्यक्त कर सकते हो।
यही कहते हैं कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, वह एक जैसे मानो भाव जो हैं वो कवि से प्रश्न कर रहे हैं कि कहते हैं मुझे पसीना पोंछता हुआ देखकर। कहते कि जब कविता प्रभावहीन हो जाती है तो कवि हैरान एवं परेशान हो जाता है। तो कह रहा मुझे परेशानी में देखकर, कवि कहता है कि वह जब परेशान होता है तो जैसे मानो भाव जो है एक बच्चे की भांति प्रश्न मुझसे बार बार ये प्रश्न पूछती है कि क्या तुम अपनी बात को सहजता एवं सरलता से नहीं व्यक्त कर सकते। कहते क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं, इन सहज शब्दों में ही अपने भाव को क्यों नहीं व्यक्त कर देते। इतनी क्लिष्टता और इतने नए नए प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है तुम्हें। तो बच्चों इस प्रकार ये पूरी कविता की व्याख्या या भाव पक्ष की विशेषता रही। आइए अब हम सभी इसके शिल्प पक्ष पर अपना ध्यान देते हैं। शिल्प सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए देखिए, कवि ने सबसे पहले तो कविता रचना के लिए अलंकारिक भाषा का होना कोई आवश्यक नहीं है। कवि ने सबसे प्रमुख बात यही कही है कि किसी भी कविता रचना के लिए महत्वपूर्ण होता है भाव संप्रेषण, जो सहज एवं सरल शब्दों में किया जाना चाहिए। उसके लिए अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कवि ने सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है। मानवीकरण, अनुप्रास और प्रश्नार्थ अलंकारों जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है। अब आप बताएं, बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, इस पंक्ति में यानी बात यानी भाव को ही एक बच्चे की तरह से चित्रित किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। और कई जगह अनुप्रास अलंकार और प्रश्न अलंकार की भी छटा देखने को मिलती है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है। मुहावरों का सहज रूप से प्रयोग किया है। अपनी बात को जैसे कहते हैं बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखते हुए पूछा कि क्या तुम भाषा को सरलता से बरतना नहीं सीखे। यानी मुहावरों के प्रभावशाली प्रयोग द्वारा अपनी बातों को स्पष्ट किया है कवि ने। आकर्षक बिंब विधान का प्रयोग है। इस प्रकार कवि आलोक धनवा, बात सीधी थी। कवि कुंवर नारायण ने बहुत ही सहज और सरल शब्दों में साहित्यकार वर्ग को उनकी भूल का एहसास कराया है और साहित्य रचना के लिए उन्हें सहज एवं सरल भाषा एवं अन्य प्रयोगों के बारे में प्रयोग करने के लिए कहा है। बच्चों इस प्रकार हमने बात सीधी थी पर और कविता के बहाने दो कविताओं का अध्ययन किया, जिससे दोनों भी कविताएं प्रसाद गुण युक्त है, जो हमें कुछ एक नई यथार्थवादी सोच की तरफ सोचने के लिए विवश करती हैं। ये आज के आधुनिक समय में किस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है, इस पर भी प्रकाश डालती है।